नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं जीडी का सलूशन लेके आया हूं जो जीएस पार्ट को अपन करने वाले हाल ही में जो मॉक टेस्ट लगा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मकर संक्रांति का त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित होता है। जो अब दिसंबर का महीना चल रहा है, नेक्स्ट महीना जनवरी का आएगा। जनवरी जो मकर संक्रांति जो मनाई जाती है वो सूर्य के अनुसार मनाई जाती है, लेकिन हमारे जो धर्म में रिलीजन में क्या होता है बच्चों, ज्यादातर जो त्योहार हैं लगभग चंद्रमा के अनुसार मनाए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति जो होती है वो सूर्य के कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है, इसलिए फिक्स डेट को आती है। मकर संक्रांति फिक्स डेट को आने का कारण क्या होता है बच्चों, क्योंकि मकर संक्रांति को हम सूर्य के अनुसार सेलिब्रेट करते हैं, यानी सन के अनुसार अपन सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है किस देवता की पूजा करते हैं, तो इसमें सूर्य देवता की पूजा करते हैं। अब एक और कंडीशन यहां से क्या आती है कि मनाते क्यों हैं। इस दिन क्या होता है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है देन क्या होता है कि जो देवता होते हैं स्वर्ग से आते हैं और गंगा नदी में क्या करते हैं, स्नान करके वापस वो चले जाते हैं। उनका 6 मंथ डे जो होता है, 6 मंथ का डे होता है, 6 मंथ की नाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें मानते हैं कि देवता आएंगे गंगा नदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र करके वापस वो चले जाएंगे। ऐसे ही अपने घरों में भी होता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो इस चीज को जानते हैं वो सूर्य उदय से पहले नहाने स्नान कर लेते हैं। सूर्य उदय से पहले स्नान करके जो हमारे जीव जंतु जानवर घर में होते हैं उन्हें हम खाना खिलाते हैं। कई लोग दान पुण्य भी करते हैं। मेन कारण क्या होता है मकर संक्रांति मनाने का, मेन कारण होता है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और देवता हमारे यहाँ पर यानी कि पृथ्वी पर आते हैं और गंगा नदी में स्नान करके वापस चले जाते हैं। यमुना के लिए भी यही मान्यता है, शिप्रा नदी के लिए भी यही मान्यता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोट जो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन होता है वो कैसे होता है वो देखते हैं। भारत में पहली बार जो जनगणना होती है बच्चों, पहली बार जनगणना होती है 1872 में 1872 में होती है। उसके बाद 1881 में होती है। प्रॉपर तरीके से जनगणना प्रारंभ होती है बच्चों, कब प्रारंभ होती है, 1881 में प्रारंभ होती है, जिसे हम 10 की जनगणना के नाम से जानते हैं। पहली बार जो जनगणना होती है वो 1872 में होती है। इसके बाद वो लगातार जनगणना प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ जब हो जाती है तो 1921 में जब जनगणना होती है तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे देश की जनसंख्या कम हो जाती है, तो इसे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। महान विभाजक या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है, 1921 में कहा जाता है। 1951 जब आता है इसके बाद, और 1951 से लेकर 1981 तक भारत में जनसंख्या जो ग्रोइंग रेट है वो काफी बढ़ जाता है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है, क्योंकि बीच में एक कार्य हो जाता है। क्या वो कार्य होता है कि हम लोग आजाद हो जाते हैं 1947 में। हम लोग जब आजाद होते हैं तो हम थोड़ा स्वतंत्र महसूस करते हैं अपने आप को। एंड थिंक क्या होता है उससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो सारी चीज़ें में बदलाव आता है और मेन स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती है ज़्यादा मिलने लग जाती हैं। उनसे क्या होता है, मृत्यु दर में कमी आती है और जन्म दर में क्या हो जाती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है। तो इस कारण 1951 से लेकर 1981 तक भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रो करती है। अब 1921 में जो महान विभाजक या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इसको कहा गया है, इसमें जनसंख्या कम होती है। इसमें क्या होती है बच्चों, जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या कम होती है। अब जनसंख्या कम होती है तो कारण क्या होता है, प्लेग महामारी के कारण, प्लेग पैंडेमिक आता है, प्लेग महामारी आती है, उसके कारण इस यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी कमी आती है। और ऐसी ही एक बीमारी 2019 में भी आती है, कोविड-19 के नाम से जिसे हम जानते हैं, और जिसके कारण 2021 में भारत की जनगणना नहीं होती है। कोरोना पैंडेमिक के कारण यहाँ पे जनगणना बच्चों नहीं होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जो जनगणना का कार्य जो किया जाता है, जनगणना का जो कार्य है बच्चों किसके द्वारा किया जाता है, गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में गृह मंत्रालय होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, उसके द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। जो सबसे ज्यादा भारत में जो जनसंख्या बढ़ती है 1951 से लेकर 1981 के दौरान बढ़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है। समुद्री सीमा के बारे में हमसे पूछा गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता स्थलीय सीमा, अगर आपसे स्थलीय सीमा के बारे में पूछा तो सी लाइन यहाँ पे अपन से पूछी गई है। लैंड एरिया पूछा जाता है तो दोनों क्वेश्चन अलग होते। सी लाइन जो बनाते हैं, 2 कंट्रीज बनाती हैं, एक का नाम है श्रीलंका, यहाँ से बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं। एक श्रीलंका बनाता है और दूसरा कौन सा बनाता है बच्चों, मालदीव बनाता है।
मालदीव बनाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से मालदीव हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है स्थलीय देश, तो स्थलीय देश जो बनाया गया है, स्थलीय देश एक ट्रिक चलती है, वो बहुत हर जगह फेमस है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बचपन में बीए, बचपन में बीए। तो आपको ये कॉलम सारे के सारे फुलफिल करने हैं। कमेंट बॉक्स में बी से क्या है सर, बांग्लादेश है सर। सी से क्या है, सी से मतलब चे से क्या है, चाइना है। पी से क्या है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आप ये लोग ध्यान रखिएगा। मैं पहला लिख देता हूं एक, बांग्लादेश। बांग्लादेश, भारत की जो सबसे अधिक सीमा भी बांग्लादेश से लगती है, मैक्सिमम लाइन, मैक्सिमम लाइन लगती है, मैक्सिमम बॉर्डर लगता है। और मिनिमम बॉर्डर किससे लगता है बच्चों, अफगानिस्तान से लगता है। मिनिमम जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से लगता है, अफगानिस्तान मिनिमम बॉर्डर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्लियर आपको यहां से हो गया होगा। तो बाकी आपको लिख लेना है, ये कमेंट बॉक्स में बताने हैं सारी की सारी चीजें, जिससे आपको ध्यान में रहें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? ये हमसे पूछा गया कि भैया कौन सा भारत में नहीं है। चलो आओ, उनसे जो स्थान है साउथ इंडिया में है, कर्नाटक के अंदर है। ये कहाँ पे बच्चों, ये कर्नाटक में विद्यमान है। ये बात इसके बारे में अपन को ध्यान रखनी है। हुल्लूर भी जो है वो कहाँ पे था, हुल्लूर जो है वो भी कर्नाटक में ही है। ये इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। भारत में प्राचीन स्थल हैं ये। इनाम गांव कहाँ पे स्थित है सर? ये इनाम गांव महाराष्ट्र में है बच्चों। ये इनाम गांव कहाँ पे है बच्चों? महाराष्ट्र में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। मेहरगढ़ कहाँ पे है सर? पाकिस्तान में। तो अपन से आउट ऑफ इंडिया पूछा गया, तो आउट ऑफ इंडिया हमारा आंसर आया कि नहीं आया? ये लो भैया, तो आउट ऑफ इंडिया कौन सा है? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ के अलावा ये तीनों, ये कर्नाटक, ये भी कर्नाटक, ये भी महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र के स्टेट से हैं, ये इसलिए आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन आता क्यों, मैं आपको बताता हूँ। भारत में जो भारत में जो इकोनॉमिकल चीज़ें हो रही थी, भारत में जो कार्य कर रहे थे अंग्रेज लोग, उनकी समीक्षा करने के लिए कानून बनाया गया, जिसके जो मेन थे वो इनका 1927 में आता है। ठीक है, अंग्रेज लोग कार्य जो कर रहे थे उसकी समीक्षा के लिए, अंग्रेजों के कार्यों की मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, कार्यों की समीक्षा के लिए आता है। समीक्षा से मतलब है एग्जामिनेशन करने आता है। अब एग्जामिनेशन जो करने आता है उसका मतलब सुधारों को देखते हुए आता है। अब जो समिति बनाई गई है, एक बना दी, जैसे जिस समिति को बनाया गया उसके जो हेड थे वो थे जॉन साइमन, उन्हीं के नाम से बनाया गया था साइमन कमीशन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1927 से पहले, जैसे 1919 में कोई कार्य हुआ, 1918 मेनली 1919 में जितने भी कार्य उनकी समीक्षा करने के लिए वो आता है। अब उनकी जो समीक्षा करने के लिए एक जो क्या करते हैं, एक दल बना दिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है। उस ग्रुप में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। और 6 मेंबर जो होते हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर होते हैं। अब इंडियन एक भी नहीं था। तो इस चीज को विरोध करने के लिए इस चीज को विरोध किया गया बहुत तरीके से। अब इसको समाप्त भी कर दिया जाता है। तो आपको यहां से क्या क्या चीजें याद रखनी है कि 1927 में साइमन कमीशन आता है, 1919 के कार्यों को ध्यान में रखते हुए। इसके हेड कौन थे? जॉन साइमन थे। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 6 मेंबर थे, और सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे। अब इससे इसके इम्पैक्ट जो भारतीय समाज पर या भारतीय जो उस टाइम की पॉलिटिकल थी उस पर क्या फर्क पड़ता है? तो एक्चुअली में राजनीति पर ही फर्क पड़ा था। इस पर भारत की राजनीतिक भविष्य निर्धारित करने वाली थी कि भारत का भविष्य क्या होगा, भारत की पॉलिटिक्स का जो भविष्य है वो क्या होने वाला है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ना तो इसमें धार्मिक कोई रिलेटेड था, ना शैक्षिक से रिलेटेड था, ना आर्थिक जैसे दिया गया है यहाँ पे इकोनॉमिकल, एजुकेशन, इनसे कोई भी रिलेट ये नहीं कर रहा था। जो मेन जो कारण था, डिसाइड इंडियन पॉलिटिकल। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में जो पार्टिसिपेट होता है, वो गोलमेज सम्मेलन का जो जन्म होता है वो साइमन कमीशन के बाद ही होता है। ये बात ध्यान रखना। इसको जैसे मैंने कहा यहाँ पे 6 सदस्य हैं, कब आता है, कौन इसके हेड होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और इसमें मेन कारण ये भी बनता है कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य ना होकर सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, आओ पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, हाँ ये विफल भी रहता है, ये बात भी ध्यान रखना। जो साइमन कमीशन है विफल रहता है। इसकी रिपोर्ट कब आती है, एक चीज ध्यान रख लो, इसकी रिपोर्ट आती है 1930 में, ये बात भी ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, आओ पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर भी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, सबसे बड़ा महाद्वीप
आपसे मैं कुछ क्वेश्चन यहां से पूछने वाला हूं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा गर्त तो प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा गर्त, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं अपन लोग, क्योंकि यहां ओशियन की बात आई तो बच्चों कॉन्टिनेंट की भी तो पूछा जा सकता है। ओशियन की यहां पे बात आई है तो कॉन्टिनेंट भी आपसे पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा गर्त तो कहां पे? प्रशांत महासागर में ही है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, ये ध्यान रखना है आपको। मारियाना गर्त के नाम से ये जाना जाता है, जिसकी जो डीप है वो डीप कितना है? 11,033 मीटर है। ये बात ध्यान रखना, कहां पे? प्रशांत महासागर में, जिसे मारियाना गर्त अपन कहते हैं, मारियाना गर्त कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाए। अब आपसे क्वेश्चन यहीं से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बिजिएस्ट ओशियन कौन सा है? बिजिएस्ट जो ओशियन है, व्यस्तम बिजिएस्ट ओशियन कौन सा है? बिजिएस्ट ओशियन से मतलब क्या है? सोचो, व्यस्तम महासागर, वो आपको बताना। मैं 3 से 4 क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं आपको कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप कौन सा है। आइसलैंड भी आपसे पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है और किस महासागर में ये स्थित है? किस महासागर में ये स्थित है? ये आपको सारे क्वेश्चन बताने, और यहां पे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। जब किसी वस्तु को धनात्मक आवेश होता है तो उसका क्या अर्थ होता है? जब बच्चों धनात्मक आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक कम होने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं ढंग से, इसी चीज की बेस पे आप आंसर इसका निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके आप समझदार हो, सारी चीजें देख सकते हो, तो ऑप्शन देख के हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। बस अपन को इतनी सी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। आओ, इसमें प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये तो वैसे ऑप्शन कम हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे धनावेश होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसने क्या इंक्रीज हो रहा है, हट गया आंसर। इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होंगे, ये कहीं तक ठीक है, ये बात सही है एकदम। बाकी ऑप्शन देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन, ये भी गलत, न्यूट्रॉन आ रहा है, ये भी गलत। तो अपन को ये आंसर याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा बी आंसर यहां से हो जाएगा। मोरगमाऊ जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? ये हमसे पूछा गया है। आइसलैंड है, बहुत सारे आइसलैंड स्थित है। मैंने अभी आइसलैंड के बारे में ही आपसे, सॉरी पोर्ट्स के बारे में मैंने अभी बात की, पहले आइसलैंड के बारे में बात कर। पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है कि ये भैया पोर्ट कहाँ पे है, तो ये पोर्ट है भैया गोवा में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस पोर्ट का गोवा हो जाएगा। आप तमिलनाडु के बारे में भी याद रखना, मेन स्टैटिक जब पॉइंट आते हैं, तमिलनाडु कैपिटल के बारे में कई बार आपसे पूछा गया है। कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर, ये तो मेजर क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछ लिए ही जाते हैं, तो हमें मोटा मोटा इसको याद रखना ही है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? मणिपुरी जो नृत्य किया जाता है, जिसमें इष्ट देव जो माने जाते हैं, जिनकी बाल्यकाल की जो कहानियां सुनाई जाती है, वो श्री कृष्ण की बाल्यकाल की काल की जो समय था, उनकी बाल्यावस्था जो थी, उनकी कहानियों को बताया जाता है मणिपुरी नृत्य में। मणिपुरी जो क्लासिकल नृत्य है वो मणिपुर में किया जाता है, जो इसके लिए फेमस है झावेरी सिस्टर्स, बहुत फेमस हैं झावेरी सिस्टर जो इसको ये करती हैं। अब क्लासिकल डांस कौन सा है? मणिपुरी। अब मणिपुरी में क्या होता है बच्चों? भक्ति प्रेम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? डिवोशनल प्रेम को दर्शाता है, जो श्री कृष्ण की कहानियां, वेश्य डांस होता है। अब मणिपुर के क्लासिकल डांस के बारे में थोड़ा समझते हैं। क्लासिकल डांस, क्लासिकल जो डांस होता है, हमारे यहाँ 8 टाइप दे रखे। 8 टाइप क्या? 8 पार्ट हैं उसके। क्लासिकल डांस में जो पहला नंबर जो आता है बच्चों, क्लासिकल डांस में जो पहला नंबर आता है वो किसका नंबर आता है बच्चों? भरतनाट्यम का नंबर आता है। हम दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे बच्चों? कथक को रखते हैं। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है बच्चों? कुचिपुड़ी रख लेते हैं। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, बस अपन को याद रखनी है चीजें। कुचिपुड़ी आता है। 4th नंबर पे जब हम चलते हैं तो 4th नंबर पे कौन सा ले लेते हैं बच्चों? यहाँ पे सत्रिया को ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट और चलते हैं। सत्रिया के बाद ओडिसी ले लेते हैं बच्चों। ओडिसी के बाद कथकली ले लेते हैं बच्चों। कथकली के बाद बच्चों मोहिनी अट्टम ले लेते हैं। मोहिनी अट्टम, ये बात अपन को यहां से ध्यान रखनी है। 7 हो गए। भरतनाट्यम हो गया है, कथक हो गया है, कुचिपुड़ी हो गया है, सत्रिया हो गया है, ओडिसी हो गया है,
और कथकली हो गया और मोहिनीअट्टम हो गई। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। एक और रह गया मणिपुरी, जिसको अपन बात कर रहे हैं वही छोड़ दिया अपन ने। मणिपुरी जो प्रारंभ होता है इसमें किसकी कहानियां सुनाई जाती हैं मणिपुरी में? तो मणिपुरी के अंदर 3 तो बच्चों शैलियां होती हैं। मणिपुर से बिलोंग करता है। इसमें शैलियां, स्टाइल्स के बारे में बात करता हूं सबसे पहले। स्टाइल इसमें मेनली 3 स्टाइल फॉलो की जाती है बच्चों। इसमें कितनी स्टाइल फॉलो की जाती है? 3। एक का नाम है लाई हरोबा बच्चों, एक का क्या नाम है? लाई हरोबा की जाती है। दूसरी का क्या नाम है बच्चों? लाई हरोबा फेस्टिवल भी है, डांस भी है मणिपुर के अंदर। एक बच्चों संकीर्तन, क्या है बच्चों? संकीर्तन। ये कीर्तन जो वर्ड है वहीं से लिया गया है। और थर्ड जो आती है बच्चों वो आती है रासलीला। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। मैंने स्टाइल्स की यहां पे मणिपुरी की बात की है। तो हमारा क्वेश्चन का जो भक्ति भाव, जो मणिपुरी जो नृत्य है उसका भक्ति भाव क्या है बच्चों? वो भक्ति भाव इसमें प्रदर्शित किया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो वादक थे। ये हमसे पूछा गया है। असद अली खां जो वादक होते हैं बच्चों, वो किसके वादक होते हैं? तो वो वादक थे बच्चों रुद्रवीणा के। किसके थे? रुद्रवीणा के। बहुत फेमस वादक रहे हैं। सितार के जो सबसे फेमस वादक हैं वो हैं रविशंकर। सितार के जो सबसे संपन्न व्यक्ति जिनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है रविशंकर। इधर मैं बांसुरी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं बांसुरी और संतूर को लेके होते हैं। बांसुरी के कौन है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है बांसुरी को लेकर, फ्लूट को लेकर सबसे ज्यादा रिपीटेड। संतूर को लेकर है शिव कुमार शर्मा। ये आपके एग्जाम में छप के आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। शिव कुमार शर्मा एक बार एग्जाम में नहीं आया बल्कि कईयों बार, 10 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा की बात कर रहा हूँ, बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर रहा हूँ, रुद्रवीणा के लिए असद अली खां है और सितार के लिए कौन है? रविशंकर। ये बहुत फेमस आदमी है और बहुत ज्यादा एग्जाम में हमारे पूछे गए। ये बात यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? हमसे पूछा गया कि फ्लड ऑफ फायर के लेखक बच्चों कौन है? फ्लड ऑफ फायर के जो लेखक है वो है अमिताभ घोष। कौन है बच्चों? अमिताभ घोष हैं, जिनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा जाएगा कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो इनको मिल चुका है। अमिताभ घोष को 54 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है बच्चों वो मिल चुका है। ये बात ध्यान रखना। और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें किनसे सम्मानित किया जा चुका है बच्चों? पद्मश्री से भी सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। ये बात ध्यान रखना। कब किया गया था? ये हमसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अमिताभ घोष को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 2007 में बच्चों सम्मानित किया गया था। ये बात इनके बारे में ध्यान रखना। दोनों मैंने पुरस्कार बता दिए हैं। जो व्यक्ति हैं उनसे पुरस्कार डेफिनेटली पूछा जाता है। एक तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है और पद्मश्री कब मिलता है बच्चों? 2007 में अमिताभ घोष को सम्मानित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ना मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी हो जाती है बच्चों। सूर्य जो सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं वो हमें विटामिन डी देती है। ऐसा नहीं है गर्मी पड़ रही है दोपहर में जाके बैठ जाओगे तब विटामिन डी ज़्यादा नहीं मिलता है, तो वो आपको मॉर्निंग में ही बैठना होता है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 से संबंधित है। भारतीय संविधान हमसे पूछा गया है कि किससे संबंधित है बच्चों। आओ, अनुच्छेद जो सेक्शन जो 40 संबंधित है वो है जीवन संरक्षण से नहीं, ग्राम पंचायतों के संगठन से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जिससे क्या होता है? स्वशासन का जनक होता है, जन्म होता है। स्वशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। स्वशासन, बात समझ में आई कि नहीं भाई? गांव वाले जैसे बाढ़ पंच हुआ, सरपंच हुआ, प्रधान हुआ, वो सारी जो कैटेगरी ग्राम पंचायतों के लिए आती है वो किस में बताई गई है? सेक्शन नंबर 40 में बताई गई है। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया बच्चों? बी आंसर हो जाएगा। लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अगर ये पूछ लिया जाता कि सर हमें ये बता दो कुषाणों की पहली राजधानी कौन सी थी, तो पहली जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। सॉरी, पहली के बाद दूसरी करते हैं। पहले दूसरी कौन सी थी बच्चों? मथुरा थी। यहाँ पे ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। पहली जो होती है पाकिस्तान में होती है, पाटलिपुत्र नहीं है बल्कि पाकिस्तान की पेशावर होती है। आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कुषाणों की जो पहली राजधानी थी वो पेशावर थी। मैं क्षमा चाहूंगा वो वाला, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा पहला पेशावर, पहला, और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों? मथुरा आ जाएगा। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली राजधानी बताइए, तो पहली राजधानी क्या है बच्चों? पहली राजधानी है पेशावर और दूसरी क्या है बच्चों? मथुरा। अब ये पूछा जाता है कुषाण,
ठीक है। कुशाणों के संस्थापक कौन से? तो वो कुजुल थे बच्चों। कौन थे? कुजुल थे। लेकिन मेन संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो मुख्य जो संस्थापक माना जाता है कनिष्क को माना जाता है। मुख्य संस्थापक के रूप में कनिष्क को जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना जो नींव जिन्होंने डाली वो थे कुजुल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का मित्र का सबसे बड़ा देश कौन सा? अपन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा? 7th पोजीशन पे है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखें। भारत की पोजीशन कौन सी है बच्चों? 7th है। ठीक है। और आपको बताना है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, 4th पे कौन है, 5 पर कौन है और 6 पे कौन है। भारत से आगे 7th पे तो इंडिया हमारा भारत देश आता है। लेकिन इससे पहले 6 कंट्रीज हैं एरिया वाइज। जनसंख्या में तो एक ही है। एरिया वाइज आपसे पूछा जाए तो कितनी कंट्री हो जाती है बच्चों? 6 कंट्री हो जाती है। कौन कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक रहे हैं? प्रसिद्ध जो ट्रैकधारी रहे वो कौन से रहे हैं बच्चों? एथलीट रहे हैं मिल्खा सिंह। ये बात इनके बारे में ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद के बारे में आप जानते हो कि हॉकी प्लेयर हैं। ये मेजर ध्यानचंद जो हैं वो हॉकी प्लेयर हैं। महेश भूपति कौन है बच्चों? टेनिस प्लेयर हैं। और टीसी योहानन जो है वो है लॉन्ग जंप बच्चों। कौन सा है? लॉन्ग जंप में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपसे बहुत बार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन से व्यक्ति किस खिलाड़ी से संबंधित है, जो आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक कौन है? मिल्खा सिंह। जो तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो हम आसानी से कर पाते हैं। अगर यही पूछ लेता ना लॉन्ग जंपर कौन है तो हम इनका आंसर नहीं कर पाते, फिर एलिमिनेट करते कि भैया मेजर ध्यानचंद तो है हॉकी से संबंधित, महेश भूपति हैं टेनिस से संबंधित और मिल्खा सिंह है एथलीट यानी धावक, तो बचता हमारा ये आंसर। तो कभी कभी हमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं का रहने का स्थान था जिसको हम बोलते थे बिहार? क्या बोलते थे बच्चों? बिहार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। केंद्रीय खान मंत्रालय के महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। किसके साथ हस्ताक्षर किए गए बच्चों? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ ये कार्य किया गया है। एलेक्सा डिडियर फिल्स एम ने किस कैरेबियाई देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं कैरेबिया में। ठीक है। तो ये कौन है बच्चों? हैती देश के बिजनेसमैन भी रहे हैं। तो ये अभी इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद की क्या लिए? शपथ ली है। नवंबर 2024 में कौन सा देश नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अवार्ड ऑफ द ऑनर प्रदान किया है? तो वो किसने किया है बच्चों? वो डोमिनिका ने किया है। बच्चों किसने किया है? वो डोमिनिका ने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है। ये हमारे 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। हमने एलिमिनेशन मेथड, इससे अलग अलग क्वेश्चंस भी हमने देखे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। धन्यवाद।